एक फुटपाथ पर मेरे एक चाय की छोटी सी दुकान। बचपन से ही गरीब था, लेकिन दिल बहुत अमीर था। अक्सर मैं दूसरों की मदद करने में आगे रहता था। शायद यही कारण था कि मेरे आस पड़ोस के लोग जब भी मुसीबत में आते तो मुझे ही याद करते थे। बचपन की गरीबी देखते देखते बड़ा हुआ, लेकिन मन हमेशा से ही अमीर था। और साथ ही ये हौसला भी था कि इतना अमीर बनना है कि कम से कम अपने आस-पास के लोगों के लिए काम आ सकूं, उनकी गरीबी मिटा सकूं। लेकिन किस्मत लिखने वाले को शायद कुछ और ही मंजूर था। जब जेब में पैसे नहीं थे, तब पढ़ने का मन था। जब पैसे आए तो उम्र निकल गई और जिम्मेदारियों ने घेर लिया। लेकिन फिर भी समाज के प्रति लगन और कुछ कर दिखाने का जज्बा आज भी जिंदा था। हुआ यूं कि मेरी चाय की दुकान के पास सुबह सुबह, जहां एक तरफ कुछ बच्चे अपने माँ बाप के साथ स्कूल जाते थे, वहीं मेरी दुकान के पीछे नाले पर कुछ मासूम छोटे छोटे बच्चे रोजाना कूड़ा बीनने आते थे। मुझसे रहा नहीं गया। एक दिन मैंने उन बच्चों को बुलाया और पूछा कि तुम कूड़ा क्यों बीनते हो? क्या तुम्हारा मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता? उन बच्चों का जवाब सुनकर मुझे कुछ याद आ गया। याद क्या आया ये पता नहीं, लेकिन मेरे दिल को झंझोर दिया। बच्चों ने कहा कि मेरे पास पढ़ने लिखने के तो छोड़ो, खाने के लिए भी पैसे नहीं है, रोटी के लिए भी पैसे नहीं है। मेरे माँ बाप इतने पैसे वाले नहीं है कि हमें पढ़ा सके, इसलिए हम कूड़ा बिनकर अपना लालन पालन खुद ही करते हैं। ये बात मेरे दिल में घर सी कर गई। लगातार 2-3 रोज मैं इस बात को सोचता रहा कि आखिर क्या करूं कि इन मासूम बच्चों के काम आ जाऊं, इन गरीब बच्चों के काम आ जाऊं। ये बात मैंने अपनी माँ को बताई। तब मेरी माँ ने मुझे मेरे दादा के बारे में बताया कि कैसे उन्होंने समाज की सेवा करी थी। यही नहीं, मेरे बड़े भाई नूरी मलिक के बारे में बताया कि वो भी समाज सेवा में ही लीन रहते हैं। अगले दिन दुकान पर आकर मेरे बनारस से आए एक दोस्त नीलेश, मेरे बड़े भाई नूरी मलिक और मेरे दोस्त बलराज जी, कपिल जी, इरफान खान और सृष्टि शुक्ला से करी। हम लोगों ने साथ में मिलकर सोचा कि कैसे हम इन बच्चों की मदद कर सकते हैं, कैसे इन बच्चों तक शिक्षा को पहुंचा सकते हैं। फिर हमने सोचा कि हम क्षेत्र क्षेत्र में जाकर पहले समस्याएं पता करेंगे कि आखिर क्यों उनके माँ बाप उनको शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, जबकि सरकार ने मुफ्त शिक्षा, मुफ्त भोजन, मुफ्त बस्ता, मुफ्त कॉपी, मुफ्त किताबें मुहैया करा रखी हैं। फिर एक दिन हम सब मिलकर निकल गए अपने क्षेत्र में, यह जानने के लिए आखिर क्या समस्या है कि माँ बाप अपने बच्चों को शिक्षा के लिए नहीं भेजते हैं। तरह तरह के लोगों से मिलकर तरह तरह के जवाब मिले, लेकिन समझ में यही आया कि वो चाहते हैं कि उनके बच्चे 4 पैसे भी कमाएं और पढ़ भी ले, जो कि मुमकिन नहीं है। फिर हम सब मित्र इकट्ठा हुए और हमने चर्चा करी कि इसका हल कैसे निकाला जाए। फिर हल ये निकला कि हमने सोचा कि उन बच्चों को पैसे कमाने दिए जाएं और साथ ही साथ उन्हें शिक्षा दी जाए। यह करने के लिए हमें अपने दिन भर की व्यस्तता से कुछ घंटे निकालने पड़े। हमने सोचा कि हम उन बच्चों को शाम को, जब भी वो फ्री रहते हैं, जब भी वो काम नहीं करते हैं, तब हम उन्हें उनकी जगह पर जाकर शिक्षा देंगे। हमने कुछ माता पिता से बात करी तो हल यह निकला कि वो माता पिता राजी हो गए अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजने के लिए। मानो उस दिन ऐसा लग रहा था कि हमने फतेह हासिल कर ली हो। हाँ, ये हमारी टीम का छोटा ही कदम था, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था। दिन था 7 फरवरी 2017, जिस दिन मैंने अपने भाई और तमाम दोस्तों के साथ मिलकर माँ तुझे सलाम सोशल फाउंडेशन की स्थापना करी, जिसकी सबसे पहली क्लास शारदा नगर मस्जिद के नीचे एक दुकान में मुफ्त शिक्षा अभियान के तहत खोली गई। जहाँ शुरू में 10 ही बच्चे आए, लेकिन ये 10 बच्चे मेरे लिए मेरा हौसला बने। इन्हें देख के मुझे लगता था कि हाँ, अब मैं सही राह पे जा रहा हूँ। सबसे पहली क्लास में मैंने 10 बच्चों को पढ़ाया। इनकी पढ़ाई चटाई पर बैठकर कराई। मैं सुबह 5 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक चाय बेचता था। वहाँ से जो कुछ भी इनकम होती थी, उसका 70% मैं अपने बच्चों के लिए कॉपी किताब और इत्यादि सामान खरीदने में लगाता था। धीरे धीरे ये कारवां बढ़ता गया, हमारे क्षेत्र भी बढ़ते गए और इन बच्चों की संख्या 70 से 80 हो गई। फिर हमने सोचा इतनी बड़ी संख्या के लिए एक व्यक्ति पढ़ाने में सक्षम नहीं रहेगा। फिर जैसे मानो ऊपर वाले ने सारी तैयारियां करके रखी थी।
हमने अपने कुछ दोस्तों से बात करी तो मेरे 4 दोस्त पंकज राय, DK यादव, सलमान और अंकुर शर्मा ये राजी हो गए अपना कीमती समय निकाल कर मेरे बच्चों को पढ़ाने के लिए। और धीरे धीरे ये कारवां बढ़ता चला गया और हमारे साथ लोग जुड़ते चले गए। लेकिन हमारा कारवां यहीं रुका नहीं था। फिर हमने गुरुदेव क्षेत्र के मड़ैया बस्ती में जब सर्वे किया तो पता चला वहाँ ऐसे बच्चों की तादाद बहुत ही ज़्यादा है जो शिक्षा से महरूम हैं। हमने अपना एक सेंटर वहाँ पे भी चालू किया जिसमें शुरुआती दौर में ही 15 से 20 बच्चे आ गए, लेकिन देखते ही देखते वहाँ पर भी 70 से 80 बच्चे होने लगे। जहाँ एक तरह मेरा साहस बढ़ता जा रहा था वहाँ दूसरी तरफ मेरा साहस टूट रहा था, क्योंकि मेरी डेली की इनकम से अब इन बच्चों का खर्च नहीं गुजर पा रहा था। फिर मैंने अपनी जमा पूंजी को उन बच्चों को पढ़ाने के लिए लगा दी। ये देख कर कुछ लोगों ने मुझे कोसा, कुछ लोगों ने तो मुझे पागल भी कहा कि अपनी जमा पूंजी कौन खर्च करता है, कौन अपने कमाई के पैसे को गरीब बच्चों में, अनाथों में बांट देता है। लेकिन मेरा साहस था कि मुझे टूटने नहीं दे रहा था। मेरे दोस्त थे जो मुझे टूटने नहीं दे रहे थे। ऐसा करते करते माँ तुझे सलाम सोशल फाउंडेशन के पास 350 बच्चे हो गए। इस मुहिम में हमारे साथ जुड़े हमारे एक पत्रकार मित्र सिराज भाई, जिनकी वजह से दैनिक जागरण अखबार में हमारी पहली फोटो छपी। यह देख के हमारे टीम के लोगों का साहस भी बढ़ा और मनोबल भी बढ़ा। इतना ही नहीं, 104.8 रेडियो सिटी से जिस दिन राघव का फ़ोन आया उस दिन जैसे मानो हमारे पैरों के तले ज़मीन नहीं रही। मैंने अपने दोस्तों को बताया कि आज मुझे RJ राघव का फ़ोन आया है और उन्होंने मुझे इंटरव्यू करने के लिए बुलाया है। इस इंटरव्यू ने जैसे मानो मेरी संस्था माँ तुझे सलाम फाउंडेशन को एक नया पहलू दे दिया था। उस इंटरव्यू के बाद रिश्तेदारों के जरिए लोग मुझसे आकर जुड़ते रहे और इसके बाद हमने अपना कारवां आगे बढ़ाया। अब माँ तुझे सलाम सोशल फाउंडेशन के तहत हमने वृक्षारोपण अभियान भी चलाया। संस्था के लोगों के द्वारा करीब 250 पौधों का रोपण राधा कृष्ण मंदिर एवं पार्क में कराया गया। इतना ही नहीं, माँ तुझे सलाम सोशल फाउंडेशन के तहत हमने उन्हीं बच्चों को खेल कूद प्रतियोगिता और अन्य क्षेत्रों में भी प्रतिभाशाली बच्चों को मेडल एवं सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया और उनका हौसला और बढ़ाया। 15 अगस्त 2017 को संस्था ने कानपुर शहर के सबसे ऊंचा 50 फीट ध्वज लहराने का गौरव हासिल किया। संस्था परिवार की अटल मेहनत देखकर फाउंडेशन परिवार को श्रम विभाग द्वारा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा चलाए जा रहे नया सवेरा योजना के अंतर्गत बच्चों को चाइल्ड लेबर से एवं उनके परिवार को जागरूक करने का काम हमें सौंपा गया। इस योजना के अंतर्गत बच्चों को स्कूलों तक भेजने का कार्य हमें दिया गया। फाउंडेशन परिवार ने गांव-गांव जाकर शिक्षा के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया, उन्हें शिक्षा का महत्व समझाया और बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने का कार्य किया। यह देखते देखते सर्दियां आ चुकी थी, लेकिन हमारे हौसले फिर भी कम नहीं हुए थे। इन सर्दियों में माँ तुझे सलाम सोशल फाउंडेशन द्वारा एक कपड़ा दान की मुहिम छेड़ी गई। जब हम बस्तियों और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को देखते थे, छोटे छोटे मासूम बच्चों और बुजुर्गों, माताओं एवं बहनों को ठंड में कांपते देखते थे, तो फाउंडेशन के परिवार से रहा नहीं जाता था। फाउंडेशन के परिवार ने एक योजना छेड़ी। इस योजना के अंतर्गत आप अपने पुराने गर्म कपड़े हमारी चाय की दुकान के पास जमा करवाते थे और वह कपड़ा जिसे ज़रूरत होती थी बिना किसी सवाल जवाब के लिए जा सकता था। इतना ही नहीं, माँ तुझे सलाम सोशल फाउंडेशन के तहत स्वास्थ्य क्षेत्र में भी काम किया। उन ज़रूरतमंद लोगों तक और परिवारों तक मुफ्त इलाज और मुफ्त दवाइयाँ उपलब्ध कराई गई, जिसका खर्चा भी माँ तुझे सलाम सोशल फाउंडेशन ही उठाती थी। या देखते देखते लोगों का प्यार भी माँ तुझे सलाम सोशल फाउंडेशन को मिलता गया, लोगों का स्नेह भी मिलता गया और लोग आके जुड़ते भी गए। अब हमारी टीम, हमारा परिवार बहुत बड़ा रूप ले चुका था। ऐसा लग रहा था मानो सारी तमन्नाएं, सारी ख्वाहिशें उस रब ने पूरी कर दी थी और उसका सिला मुझे तब मिला जब उत्तर प्रदेश के राज्यपाल माननीय राम नाईक जी ने मुझे लखनऊ बुलाकर सम्मानित किया और हमारे फाउंडेशन के कार्य को प्रोत्साहित किया और हमारा गौरव बढ़ाया। फिर क्या था, मानो राज्यपाल जी ने हमें सम्मानित नहीं किया, हमारे उड़ानों में 2 पंख और लगा दिए। अब आ चुका था 2018 का 15 अगस्त, जिस दिन माँ तुझे सलाम सोशल फाउंडेशन ने एक इतिहास रचा। विश्व का
भारत का सबसे बड़ा नक्शा बनाने का गौरव हासिल किया। यह नक्शा 400 फीट लंबा और चौड़ा था। इस नक्शे को गीतानगर पार्क में माँ तुझे सलाम सोशल फाउंडेशन के टीम के जरिए बनाया गया।